हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मिथिला कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, आज से हम डेली आप लोगों को यूट्यूब पर एक-एक वीडियो देंगे, जिस कोर्स में हम लेकर आए हैं बूस्टर सीरीज के नाम से। और इस बूस्टर सीरीज में आपको 5 मॉडल दिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, जो एमसीक्यू का भी रहेगा और सब्जेक्टिव का भी रहेगा, जिससे आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन उसी टाइप के आने की संभावना है। इसीलिए आप लोग इस बूस्टर कोर्स को प्रत्येक दिन ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको एमसीक्यू का है, वो अकाउंटेंसी पेपर से है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन का रहा है यहाँ पर, जो साझेदारों की पूंजी अस्थाई होने पर, अर्थात साझेदार का पूंजी क्या है? अस्थाई। अस्थाई को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड। तो साझेदारों की पूंजी अस्थाई होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? Which accounts are opened in the capital are fixed? यानी क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? जब साझेदार का पूंजी अस्थाई होगा तो कौन सा खाता खोला जाएगा? ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ थ्योरी समझते हैं। तो जब पूंजी अस्थाई होता है, जब पूंजी फिक्स्ड कैपिटल होगा, कैपिटल क्या होगा बच्चों? फिक्स्ड होगा। तो फिक्स्ड कैपिटल की दशा में 2 खाते खोले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ समझेंगे। सबसे पहला खाता खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट एक खोला जाता है, और दूसरा खोला जाता है आपका करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट समझ गए होंगे। यदि पूंजी अस्थाई होगा तो खाता क्या खोलना है? 2 खोला जाता है। अस्थाई पूंजी की दशा में, फिक्स कैपिटल की दशा में कितने खाते खोले जाते हैं? 2। पहला फिक्स्ड कैपिटल की दशा में एक कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, एक करेंट अकाउंट खोला जाता है। अब हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला है केवल पूंजी खाते, ओनली कैपिटल अकाउंट, नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत। केवल चालू खाते, ओनली करेंट अकाउंट, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। दायित्व खाते, लायबिलिटीज अकाउंट, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ दिया पूंजी और चालू खाते, यानी कैपिटल एंड करेंट अकाउंट्स। तो बच्चों, अभी हमने आपको क्या बताया? जो फिक्स कैपिटल की दशा में 2 खाते खोले जाते हैं, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही है, कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल और क्या होगा? करेंट अकाउंट। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी यहाँ दिया जा सकता है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारना है? ए और बी दोनों। यानी समझना है फिक्स कैपिटल की दशा में 2 अकाउंट खोले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। क्वेश्चन है आपका, चालू खाता है, करेंट अकाउंट इज, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो चालू खाता, करेंट अकाउंट किसका खुलता है? साझेदार का। तो साझेदार पार्टनर हुआ, पार्टनर को व्यक्ति से संबंध रखता है, कोई ना कोई व्यक्ति ही किसी ना किसी फॉर्म का पार्टनर बनेगा। तो व्यक्ति होता है पर्सनल अकाउंट, तो करेंट अकाउंट भी बच्चों होता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो चालू खाता क्या है? पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है, यानी करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट क्या दिखाता है? ऑप्शन में आपके पास 4 हुआ होगा बैलेंस। डेबिट बैलेंस, नाम शेष, जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से कोई भी, अर्थात डेबिट बैलेंस भी या क्रेडिट बैलेंस भी। और अगला होगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी दिखाता है कभी कभी, और कभी कभी आपका क्रेडिट बैलेंस भी दिखाता है। यानी करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह बिल्कुल सही होगा, दोनों में से कोई भी। यानी चालू खाता दिखाता है, करेंट अकाउंट प्रदर्शित करता है, दोनों में से कोई भी। डेबिट शेष भी वो प्रदर्शित करता है और क्रेडिट शेष भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट होगा आपके पास, साझेदार का फॉर्म से संबंध है, साझेदार का
फर्म से क्या संबंध है? इसमें होगा द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ। पहला, एन ओनर स्वामी का। दूसरा, एजेंट का। स्वामी एवं एजेंट का, प्रबंधक का। तो फर्म के साथ साझेदार का जो संबंध होता है वह स्वामी और एजेंट का होता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों राइट आंसर होगा, स्वामी एवं एजेंट का। साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व यानी पार्टनर्स का लायबिलिटीज इन द पार्टनरशिप फॉर्म, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर का लायबिलिटीज क्या होता है? सीमित, असीमित, अनुपातिक, शून्य। तो साझेदारों का जो दायित्व होता है साझेदारी फॉर्म में वह असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। यहाँ इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ हानि का अनुपात होगा। अब ध्यान से इसको देखिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन के आधार पर आपको 3 प्रकार के एमसीक्यू में आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब साझेदारी संलेख का अभाव होगा, पार्टनरशिप डीड का अभाव होगा, तो बच्चों जब पार्टनरशिप डीड का अभाव होता है तो साझेदारों के बीच लाभ हानि का जो विभाजन किया जाता है बच्चों, वह किया जाता है बराबर बराबर या समान अनुपात में, यानी इक्वली रेशियो में। किस रेशियो में बच्चों? इक्वली रेशियो में। अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहले हमने आपको थ्योरी समझा दिया, तो जब साझेदारी संलेख का अभाव होगा, जब पार्टनरशिप डीड का अभाव होगा, तो साझेदारों के बीच जो लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा बच्चों, वो बराबर बराबर या समान अनुपात में किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका पहला ए नंबर ऑप्शन दिया है 1:1, 2:1, 1:2, 1:3। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 1:1। यहाँ पर यदि ऑप्शन दूसरा करेगा तो बता दिए, अगर एग्जाम्पल में बराबर बराबर भी दिया रहे, समान अनुपात भी एग्जाम में दिया रहे, तो इसको आराम से टिक लगाइएगा। नेक्स्ट होगा आपके साथ, साझेदारों के आहरण पर ब्याज फॉर्म के लिए है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है आपको? आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द फॉर्म इज, यानी आहरण पर ब्याज पूछा जा रहा है, फॉर्म के लिए है। फॉर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या होता है? पहला ऑप्शन है हानि, लॉस, बिल्कुल भी नहीं। आय, दूसरा ऑप्शन है व्यय, और तीसरा ऑप्शन है ह्रास। तो बच्चों साझेदार के आहरण पर जो ब्याज होता है बच्चों, वो फॉर्म के लिए आय होता है। फॉर्म के लिए बच्चों क्या होता है? आय। यानी साझेदारों के आहरण पर ब्याज जो होते हैं वो फॉर्म के लिए आय यानी इनकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, एक साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की संख्या, साझेदारों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, मिनिमम नंबर। आपको पूछा जा रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन पार्टनरशिप शुड बी, यानी साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, एक साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक साझेदारों की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह हुआ जो एक साझेदारी व्यवसाय के लिए साझेदारों की न्यूनतम संख्या जो होगी वो बच्चों 2 ही होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 10, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन 3 में दिया है 15, ऑप्शन डी में दिया है 14। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल भी सही होगा, जो एक साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। यदि इसी क्वेश्चन को यहाँ पर अधिकतम संख्या आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो किसी भी साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है बच्चों, तो याद रखेंगे कितना होता है बच्चों? 50, यानी कि 50 होता है। तो साझेदारी व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या जो होती है बच्चों वो 50 होता है, और न्यूनतम संख्या जो होती है बच्चों वो कितना होता है? 2 होता है बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बता रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर, तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। पहला दिया है व्यय, दूसरा ऑप्शन में है विनियोजन, सी में है लाभ,
और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज फॉर्म के लिए जो होता है बच्चों, वो विनियोजन होता है, एन एप्रोप्रिएशन, यानी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज विनियोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सन 1932 ईस्वी में, सन 1956 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में और सन 1952 ईस्वी में। याद रखेंगे बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट जो पारित हुआ है वो सन 1932 ईस्वी में पारित हुआ है, ईयर 1932 में, सन 1932 ईस्वी में साझेदारी अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है संचय कोष बनाने के लिए, शुद्ध लाभ निकालने के लिए, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो लाभ हानि नियोजन खाता जो बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट बनाया जाता है बच्चों, वह बनाया जाता है विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। किस लाभ निर्धारण के लिए? विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, डिजिबल प्रॉफिट्स के लिए, लाभों साझेदारों के बीच लाभों के बंटवारा करने के लिए लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है बच्चों। लाभ हानि विनियोजन खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है साझेदारों के बीच में लाभ का बंटवारा करने के लिए लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खाती के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है गुडविल निकालने की कौन कौन सी विधि है या आपको प्रचलित विधि है। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है औसत लाभ, बी कह रहा है अधिलाभ, सी कह रहा है पूंजीकरण लाभ विधि और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो ख्याति के मूल्यांकन की जो प्रचलित विधि है वह इनमें से तीनों है, औसत लाभ विधि है, अधिलाभ विधि है, पूंजीकरण लाभ विधि है। तो एग्जाम हॉल में अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए जो ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां होती है, तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। जो ख्याति के मूल्यांकन के मुख्य रूप से 3 विधियां होती है। सबसे पहला औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ विधि, तीसरा पूंजीकरण विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी ख्याति निकालने की कितनी विधियां? 3, औसत लाभ, अधिलाभ और पूंजीकरण विधि। अगला क्वेश्चन है, ख्याति संपत्ति है। ख्याति क्या है बच्चों? संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? ऑप्शन ए में है मूर्त संपत्ति, ऑप्शन बी में है अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन सी में है चालू संपत्ति और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ख्याति जो संपत्ति है बच्चों, वह इनटांजेबल एसेट होता है। ख्याति कौन सा एसेट होता है? इनटांजेबल एसेट, अमूर्त संपत्ति होता है बच्चों। कौन सा संपत्ति होता है बच्चों? अमूर्त संपत्ति होता है बच्चों। ख्याति हम लोगों का क्या है? अमूर्त संपत्ति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है। किस लाभ पर बच्चों? ध्यान से समझिए, सामान्य लाभ पर किस लाभ का? औसत लाभ का अधिक कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट अधिक है। जब नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट अधिक होता है बच्चों, तो क्या निकलता है? सुपर प्रॉफिट। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम सूत्र भी लिख देते हैं, जो सुपर प्रॉफिट बड़ा होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस बच्चों क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होगा बच्चों? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मान लीजिए यहाँ दे देगा अधिलाभ और आपको यही क्वेश्चन को इसमें 4 ऑप्शन देगा सूत्र के आधार पर। तो याद रखेंगे जो सुपर प्रॉफिट बराबर जो होता है वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अर्थात जब नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट अधिक होता है तो उस अधिक प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं बच्चों। कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। ए में दिया है अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट, बी में है निश्चित लाभ, फिक्स्ड प्रॉफिट, सी में है असामान्य लाभ अब नॉर्मल प्रॉफिट और डी में है सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है वह है त्याग अनुपात। कौन सा अनुपात? त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर सूत्र क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया। ए में दिया है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये तो बिल्कुल भी बच्चों गलत है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को हम नहीं लेस करते।
दूसरा होगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यह तो हमको सही लग रहा है। तीसरा होगा प्राप्ति अनुपात माइनस पुराना अनुपात, गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और पुराना अनुपात माइनस प्राप्ति अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर जो बच्चों राइट आंसर होगा वो होगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो याद रखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर सूत्र होता है बच्चों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या सूत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सवाल में भी निकाला जाता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो है पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। ऑप्शन ए आ रहा है व्यक्तिगत खाता, बी में वास्तविक खाता, सी नाममात्र खाता, और डी है बच्चों ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो बच्चों ऑप्शन होगा सही, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। जो खाते लाभ या हानि प्रदर्शित करते हैं बच्चों, याद रखिएगा उसका आंसर कौन सा अकाउंट होगा? तो नॉमिनल अकाउंट होगा बच्चों। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वह आपका नॉमिनल अकाउंट है। और यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन और बन सकता है, ध्यान से देखिए क्या पूछा जा सकता है आपको एग्जामिनर के द्वारा। पुनर्मूल्यांकन खाता का को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या आंसर होगा? पुनर्मूल्यांकन खाते को हम किस नाम से जानते हैं? तो लाभ हानि समायोजन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते को किस नाम से जाना जाएगा? लाभ हानि समायोजन खाता। या एग्जाम में पूछ देगा जो लाभ हानि समायोजन खाते को किस नामों से जाना जाता है बच्चों? तो लाभ हानि समायोजन खाते को जाना जाता है पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम से। तो याद रखेंगे जो पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता जो है वो कौन सा खाता है? तो नाम मात्र खाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक को कहते हैं। यानी क्या क्वेश्चन कह रहा है? जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बनाएंगे क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक क्या कहलाता है? प्रॉफिट, हानि, प्राप्ति और व्यय। तो पुनर्मूल्यांकन खाता पर डेबिट पक्ष का जब क्रेडिट पक्ष पर आधिक्य होता है, इंग्लिश में होगा एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड। कौन सा साइड एक्सेस ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है ओवर द डेबिट साइड। तो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बच्चों ज्यादा होता है और डेबिट साइड कम होता है बच्चों, तो लाभ होता है अर्थात प्रॉफिट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल भी राइट सही है, लाभ या प्रॉफिट। अब इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट से भी समझाते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, इसमें दो साइड होते हैं बच्चों, यह होता है डी आर साइड, यह होता है सी आर साइड। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पार्टिकुलर्स अमाउंट शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब डेबिट साइड से अधिक होगा कौन सा साइड? तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और जब डेबिट साइड ज्यादा होगा बच्चों क्रेडिट साइड से तो लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए, बी और सी एक फॉर्म के साझेदार हैं। यानी एक फॉर्म में बच्चों तीन साझेदार हैं, ए, बी और सी। यदि एक नया साझेदार जिसका नाम क्या रखा गया है? डी, यदि एक नया साझेदार डी के रूप में प्रवेश करता है तो ऑप्शन ए कह रहा है पुरानी फॉर्म का विघटन होगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पुरानी फॉर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा। पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूट, और इनमें से कोई नहीं बच्चों। इसका जो ऑप्शन सही होगा बच्चों वो सी होगा। जब कोई सा नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारी का पुनर्गठित होता है, यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म हो जाता है, फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो सी होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, सामान्य संचय खाता हमेशा दर्शाता है जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शो। यानी जनरल रिजर्व क्या शो करता है? डेबिट बैलेंस शो करता है बच्चों या क्रेडिट बैलेंस शो करता है?
कौन सा बैलेंस शो करता है? तो ए ऑप्शन में होगा डेबिट बैलेंस, बी ऑप्शन में होगा क्रेडिट बैलेंस, सी ऑप्शन में होगा डेबिट और क्रेडिट शेष और डी में होगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, जनरल रिजर्व जो प्रदर्शित करता है बच्चों, वो क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। कौन सा शेष बच्चों? क्रेडिट शेष। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों, वो बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी इसका जो आंसर होगा सही, वो होगा क्रेडिट शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कहता है पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष। किस खाते का शेष? ध्यान दीजिएगा। अब ये बताएं, पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या होगा? लाभ भी होगा और हानि भी होगा। पुनर्मूल्यांकन खाता बच्चे कौन सा है? और समझ गए होंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र खाता होता है। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के, ओल्ड पार्टनर, कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यानी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पुराने साझेदारों में पुनर्मूल्यांकन खाता का शेष ट्रांसफर किया जाता है। ये नंबर ऑप्शन का रहा है पुराने लाभ हानि अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी ऑप्शन आपको कह रहा है नए लाभ विभाजन अनुपात में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी कह रहा है समान अनुपात में, इक्वली रेशियो। और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका जो सही होता आंसर होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाता का जो शेष का बंटवारा किया जाता है वो पुराने लाभ हानि अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को ट्रांसफर किया। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आपके सामने होगा, जो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। ए ऑप्शन है पुराने साझेदार, बी है नए साझेदार, सी है सभी साझेदार और डी है केवल दो साझेदार। पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ या हानि होता है वो किस साझेदारों में ट्रांसफर किया जाता है, अर्थात किसको दिया जाता है? तो पुनर्मूल्यांकन खाते के जो लाभ या हानि होता है वह वहन करता है ए पुराने साझेदार। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, पुराना साझेदार। 22 क्वेश्चन का रहा है, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है, इस खाते का ध्यान से देखिएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता, जब नया साझेदार का प्रवेश होता है तो पुस्तकों में लाभ हानि खाता, कौन सा खाता? लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा किस खाते में? इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। ऑप्शन ए कह रहा है लाभ हानि समायोजन खाता। यह तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लाभ हानि समायोजन खाते में आपको प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बी ऑप्शन होगा सभी साझेदारों के पूंजी खाते। यह भी ऑप्शन गलत है बच्चों। सभी साझेदार में ओल्ड और न्यू दोनों पार्टनर होता है, तो न्यू पार्टनर को लाभ हानि खाते के शेष और जनरल रिजर्व में हिस्सा नहीं दिया जाता है पुराने वाला। सी ऑप्शन में दिया है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और डी में है पुनर्मूल्यांकन खाता। तो बच्चों याद रखेंगे, जो लाभ हानि खाते का जो शेष होता है वो बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। पुराने साझेदारों किस खाते में बच्चों हैं? पूंजी खाते में। पुराना साझेदार का जो पूंजी खाता होता है उसमें ट्रांसफर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। नया साझेदार जब फॉर्म में प्रवेश करता है वह ख्याति की राशि क्यों देता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पूंजी के भुगतान के लिए, गलत। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लाभ में हिस्सा पाने के लिए, बिल्कुल बच्चों यही ऑप्शन नंबर बी राइट सही होगा। नया साझेदार जो बच्चों प्रवेश करता है वो लाभ में हिस्सा पाने के लिए, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स के लिए, संपत्ति क्रय करने के लिए बच्चों, ये भी बिल्कुल गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, लाभ में हिस्सा पाने के लिए। कोई नया साझेदार जो लाभ में हिस्सा पाता है इसके लिए उस साझेदार को ख्याति की राशि लानी पड़ती है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ख्याति की राशि जो नगद में लाया जाता है उसे हम कहते हैं, तो बड़े याद रखेंगे, प्रीमियम या अधिलाभ कहा जाता है। प्रीमियम या क्या कहा जाता है? अधिलाभ कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ए बी और सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, यानी 3 पार्टनर है यहाँ पर बच्चों, ए बी और सी। कितना पार्टनर है बच्चों? ए बी और सी, जिसमें लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा? 3:2:1। कहता है सी अवकाश ग्रहण करता है। कौन सा अवकाश ग्रहण कर रहा है? सी अवकाश ग्रहण करता है। प्राप्ति अनुपात होगा बच्चों, यहाँ देखिए ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, इसका अनुपात है लाभ हानि का 3:2:1 है बच्चों। इसमें कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है बच्चों? तो सी अवकाश ग्रहण कर रहा है। अब जो बच्चों सी अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो यह अपना हिस्सा बच्चों किसको देकर जा रहा है? ए को देकर जा रहा है या बी को देकर जा रहा है? कुछ क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। तो याद रखेंगे, जब कोई साझेदार आपको साझेदारी फॉर्म को छोड़कर जाता है, यानी अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा किस साझेदार, कौन सा साझेदार ले रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया रहता है। तो जो पुराने साझेदार का ओल्ड रेशियो होता है, वही उस दोनों का गेनिंग रेशियो कहलाता है। तो यहाँ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो जो होगा बच्चों, वह होगा आपका 3:2। क्या होगा बच्चों? 3:2। आशा करते हैं कि आप समझ गए हों। हमने क्या बोला? जैसे यहाँ पर 3 पार्टनर था, ए बी और सी। फॉर्म कौन छोड़कर जा रहा है? अवकाश कौन कर रहा है? तो सी अवकाश ग्रहण कर रहा है। सी अपना हिस्सा किसको देकर जा रहा है? ए को या बी कर? क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कर रहा है। तो जब कोई पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, या जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, तो वह अपना हिस्सा किसको देकर जा रहा है, इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं रहता है। तो याद रखेंगे, जो शेष साझेदार का ओल्ड रेशियो होगा, वही उसका गेनिंग रेशियो होगा। तो यहाँ पर आपका गेनिंग रेशियो होगा 2:1। 2:3 नहीं होगा, 3:2 नहीं होगा, 1:1 नहीं होगा। सीधा समझ लेंगे, जो सी जा रहा है, तो सी के बाद बचा कौन? ए और बी। जो ए और बी का शेष साझेदार का जो ओल्ड होगा, वही उसका क्या होगा? गेनिंग रेशियो होगा। तो हो जाएगा 2:2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स। ये ऑप्शन है पुराने लाभ विभाजन अनुपात, बी है पूंजी के अनुपात में कैपिटल रेशियो, सी है बराबर बराबर अनुपात में इक्वली रेशियो, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति जो दी जाती है, वह दिया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर। किस आधार पर? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, यानी कब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। ये ऑप्शन का रहा है, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय। यह तो बिल्कुल भी गया गलत है। नए साझेदार के प्रवेश के समय निकाला जाता है बच्चों त्याग अनुपात। याद रखिएगा, पूछ देगा अगर इसी क्वेश्चन को, त्याग अनुपात निकाला जाता है तो एक नए साझेदार के प्रवेश की दशा में। और आपको पूछ रहा है जो गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं। दूसरा ऑप्शन है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। यह ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तीसरा कह रहा है साझेदारी फॉर्म के विघटित होने पर। यह भी ऑप्शन गलत है। डी है इनमें से कोई नहीं, यह भी ऑप्शन गलत है बच्चों। तो लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो हम लोग कब निकालते हैं? जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, किसी साझेदार के करने पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो उस दशा में हम लोग क्या करते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर बाय, यानी जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लाभ या हानि का बंटवारा किया जाता है। यह ऑप्शन है बचे हुए साझेदारों द्वारा। यह तो हमको बिल्कुल गलत लग रहा है। सभी साझेदारों द्वारा, यह ऑप्शन सही लग रहा है, अनुभव हो रहा है। नए साझेदार द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, सभी साझेदारों द्वारा। जो साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा, उसको भी पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ में हिस्सा दिया जाता है। साझेदार आपका भी लाभ में हिस्सा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है आपको, तो मृतक साझेदार को देय राशि, यानी जो साझेदार मर जाता है उसका देय राशि चुकाई जाती है उसके डॉट डॉट। तो मृतक पिता को, दोस्त को, पत्नी को, निष्पादक या उत्तराधिकारी को। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है बच्चों,
तो जो उसका कानूनी उत्तराधिकारी होता है अर्थात निष्पादक होता है, इंग्लिश में एग्जीक्यूटर्स होता है, उससे उसकी देय राशि का भुगतान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों वो सही होगा, निष्पादक या उत्तराधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता डॉट डॉट के समय तैयार किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ नए साझेदार के प्रवेश के समय, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और किसी साझेदार की मृत्यु पर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। और डी है बच्चों ऑल ऑफ द एभव, उपरोक्त सभी। तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो बच्चों तैयार किया जाता है वह प्रवेश के समय भी, अवकाश ग्रहण करने के समय भी, मृत्यु के समय भी। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर बच्चों, उपरोक्त सभी। क्या होगा बच्चों? उपरोक्त सभी। आशा करते हैं जो आप लोगों को क्लास अच्छा लगेगा, लगता भी होगा, और आप लोग अच्छे से समझते भी होंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला होगा, वसूली खाते के लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है। वसूली खाता का जो लाभ हानि होता है वह साझेदारों में बांटा जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय पार्टनर इन बराबर बराबर अनुपात में, इक्वली प्रॉफिट रेशियो, पूंजी अनुपात में, इन कैपिटल रेशियो, लाभ हानि अनुपात में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका जो बच्चों राइट आंसर होगा वो लाभ हानि अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के आधार पर। यहाँ ध्यान रखिएगा, गलती से कुछ दूसरा नहीं लगा दीजिएगा। तो वसूली खाता को जो लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है वो लाभ हानि अनुपात में या लाभ विभाजन के अनुपात में, यहाँ लाभ विभाजन भी पूछा जा सकता है, लाभ विभाजन के अनुपात में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो दिया रहता है उसी रेशियो के आधार पर वसूली खाते के लाभ या हानि का बंटवारा किया जाता है बच्चों। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ, वसूली खाता कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो हमने अभी आपको बताया जो वसूली खाता जो होता है वह आपका बच्चों होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। वसूली खाता कौन सा होता है खाता? नाम मात्र खाता। बच्चों यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इस चीज को आप समझिएगा। जैसे यहाँ नॉमिनल अकाउंट का एक सीरीज है, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। तो 2 4 5 अकाउंट ऐसे होते हैं जो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी कौन सा अकाउंट हो गया बच्चों? नॉमिनल अकाउंट, अभी ये पढ़े थे। दूसरा हमने पढ़े थे इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, ये भी कौन सा अकाउंट बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। तीसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी बच्चों कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो यानी नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या बता दिया? 3 अलग अलग, रियलाइजेशन अकाउंट वह भी नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट वह भी नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये भी नॉमिनल अकाउंट है, और बहुत सारे होते हैं, हम एक सीरीज में लाएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट के श्रेणी में किसको रखेंगे? पर्सनल अकाउंट के श्रेणी में किसको रखेंगे? रियल अकाउंट के श्रेणी में किसको रखेंगे? जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बनाने में कोई परेशानियां नहीं होगी। इसीलिए आप लोग क्लास को पर डे जरूर अटेंड कीजिएगा। अभी हमने 3 बताया नॉमिनल अकाउंट के श्रेणी में, रियलाइजेशन अकाउंट पूछे तब भी नॉमिनल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछे तब भी नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछे तब भी नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि इस अकाउंट को जो बनाते हैं तो इनका जो शेष प्रदर्शित करता है चाहे लाभ या हानि प्रदर्शित करता है। तो जो खाता लाभ या हानि प्रदर्शित करता है यहाँ पर वो कौन सा अकाउंट हो गया बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। के लिए ये तीनों खाता कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा बच्चों, कानूनी खर्चों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? कानूनी जो खर्च होता है, लीगल एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ए ऑप्शन में दिया है लायबिलिटी साइड, नहीं होगा, संपत्ति साइड, नहीं होगा, डेबिट में, और दिया है क्रेडिट में। तो कानूनी खर्च जो होता है बच्चों वो वसूली खाते के डेबिट साइड में दिखाया जाता है बच्चों। किस साइड में? डेबिट साइड।
रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में बच्चों दिखाया जाता है? तो डेबिट शेष में दिखाया जाता है, डेबिट साइड में दिखाया। अब दिया होगा विविध लेनदार 10,000 थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। विविध लेनदार कितना था? 10,000। लेनदार यानी क्रेडिटर्स, ध्यान से समझिए। लेनदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? क्रेडिटर्स। इसका शेष कितना है बच्चों? 10,000। कितना हजार? 10,000। इन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया तो वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। यानी एक लेनदार है 10,000 का, जिसका जो भुगतान किया गया बच्चों वो 5% छूट पर किया गया। कितना परसेंट छूट बच्चों? 5% छूट पर किया गया। तो वसूली खाते को क्वेश्चन पूछ रहा है कितना से डेबिट किया जाएगा। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स है 10,000, इसका बच्चों कितना परसेंट कहता है? 5%। तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 100 को 5 से गुना करेंगे बच्चों, होगा कितना? 500। तो पेड हम कितना क्रेडिटर्स को करेंगे? तो क्रेडिटर्स है कितना? 10,000 का, और 10,000 में हमने डिस्काउंट उसको कितना दे दिया? 500। तो यानी उसको हमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा बच्चों? 9500 का मतलब डी आर साइड में दिखाना कितना है बच्चों? तो 9500। अब आइए, ए ऑप्शन में देगा 10,000, बी में ऑप्शन में है 9500, सी में है 500 और डी में है 10,500। तो बच्चा इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा 9500। एक बार फिर समझ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन कह रहा है जो क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है? 10,000। इन्हें 5% छूट पर भुगतान करना है। कितना परसेंट छूट? 5% छूट। छूट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट पर इसको भुगतान करना है। तो क्रेडिटर्स 10,000 का 5% डिस्काउंट इसका निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट जो 5% कितना हो गया? तो 5% डिस्काउंट हो गया 10,000 गुने 5/100। तो 500 रुपया जो हो गया वह बच्चों आपका डिस्काउंट हो गया। अब 10,000 में 500 डिस्काउंट हो गया तो पेड कितना करना पड़ेगा बच्चों? 9500। यानी वसूली खाते रियलाइजेशन अकाउंट के डी आर साइड में बच्चों कितना दिखाएंगे? तो 9500। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9500। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? यानी क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है तो कौन सी ऐसी मद है जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं? लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर नहीं किया जाता है? किस अकाउंट में बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला ऑप्शन है रोकर खाते के से, तो कैश अकाउंट के शेष को तो बिल्कुल भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। लाभ हानि खाते के शेष को बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है बच्चों। अब दिया है संचय के शेष को बैलेंस ऑफ रिजर्व, इसको भी बिल्कुल बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अब कुछ यहाँ पर हम समझाते हैं, समझिए आराम से। यानी रोकर खाते के शेष को ट्रांसफर कहाँ करते होंगे? तो कैश अकाउंट में करते होंगे। और यह जो है लाभ हानि खाता का शेष और संचय का शेष, इसे ट्रांसफर किया जाता है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या बच्चों करेंट अकाउंट। अगर पूंजी अस्थाई है तो करेंट अकाउंट में, और अगर पूंजी परिवर्तनशील है बच्चों तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। हमने आपको क्या बताया? तो ऐसे कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है बच्चों उसे हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बैंक बैलेंस जो होगा तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस बच्चों होगा वह ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। कहाँ किया जाता है बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो कहिएगा सर जी कब करेंगे करंट में, कब करेंगे कैपिटल में? अगर पूंजी परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील की दशा में हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, तो उस दशा में आप बच्चों कीजिएगा कैपिटल अकाउंट में। और अगर अस्थायी पूंजी है तो उस दशा में करेंट अकाउंट में किया जाएगा बच्चों। किस अकाउंट में? करेंट अकाउंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? एक्सपेंस ऑन डिजुलेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड। यानी जब फॉर्म का समापन होता है, जिस समय फॉर्म का समापन होता है उस समय जो व्यय होते हैं उस व्यय को क्या कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन ए है वसूली व्यय, बी है कानूनी व्यय, सी है आयगत व्यय और डी है इनमें से कोई नहीं। लीगल एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंस दिया है, नन ऑफ दीज दिया है।
तो फॉर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं बच्चों, ए नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट, वसूली व्यय। कौन सा व्यय? वसूली व्यय। तो याद रखेंगे फॉर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहा जाता है बच्चों? वसूली व्यय कहा जाता है बच्चों। कौन सा व्यय? वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों के क्रेडिट शेष, क्या कह रहा है, जब साझेदारी फॉर्म का विघटन होगा उस दशा में साझेदार के जो पूंजी खाते के क्रेडिट शेष होंगे का भुगतान किया जाता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म इज मेड टू, साझेदारों को यानी कि पार्टनर्स को, फॉर्म को, वाइफ को, इनमें नन ऑफ दिज यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, साझेदारी फॉर्म का जब विघटन होता है तो साझेदार के पूंजी खाते के जो क्रेडिट शेष होते हैं उसका भुगतान साझेदारों को किया जाता है। किसको किया जाता है बच्चों? तो साझेदारों को। तो ऑप्शन नंबर ए जो बच्चों होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 37 होगा, इसमें आप फॉर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? यानी जब फॉर्म का विघटन होता है तो उस समय संपत्ति का जो पुस्तकीय मूल्य होता है वह वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ फॉर्म, बुक वैल्यू, कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू कहते हैं पुस्तकीय मूल्य, ऑफ द एसेट साइड इज रिकॉर्ड इन विच साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन, वाला है डेबिट साइड में, डेबिट पक्ष में, बी ऑप्शन बी कह रहा है क्रेडिट साइड में, ऑप्शन सी कह रहा है ना ए और ना बी, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो याद रखेंगे बच्चों, संपत्ति का जो पुस्तकीय मूल्य होता है वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डेबिट साइड में। किस साइड में बच्चों? डेबिट साइड में। हाँ, डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है? किसे ट्रांसफर किया जाता है? रोकर खाते के शेष? नहीं, रोकर खाते के शेष को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। लाभ हानि खाते के शेष, इसको भी हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। रोकर के शेष को ट्रांसफर करते हैं कैश अकाउंट में, अभी कुछ देर पहले समझाए थे। लाभ हानि खाते के शेष को ट्रांसफर करते हैं साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में। यहाँ दिया है संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि। किससे? संपत्तियों के विक्रय से जो प्राप्त राशि होता है उसे हम रिजर्वेशन अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। अब दिया है संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। किसका? संचित लाभ और संचय, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, वसूली खाते में नहीं किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा बच्चों, संचित लाभ और संचय का जो हस्तांतरण किया जाता है वो साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में बच्चों किया जाता है। सी ऑप्शन बैंक खाते में गलत, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं गलत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों इस क्वेश्चन का वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, विविध लेनदार 8,000 के थे। लेनदार यानी क्रेडिटर्स अभी ये बताए थे। तो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितना का है बच्चों? 8,000 का। कह रहा है इन्हें 5% छूट, यानी इस पर छूट कितना होगा? तो 5% बच्चों। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? तो 8,000 मल्टीप्लाई 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पंचे 40 यानी 400। तो 5% छूट पर भुगतान किया गया तो वसूली खातों को डेबिट किया जाएगा। तो अब बताइए बच्चों, 8,000 में हम 5% 400 छूट दे दिए तो 8,000 में से 400 घट जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग कितने से डेबिट करेंगे बच्चों? तो 7600 से 7,600। 7,000 कितना से? 600, क्योंकि क्रेडिटर्स था कितना? 8,000 का, जिस पर छूट कितना मिला? 5%। 8,000 का 5% 400। तो पेड कितना करेंगे? 8,000 में से 400 घटा देंगे तो 7,600। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो डेबिट किया जाएगा बच्चों वह 7,600 से। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, तो फॉर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं।
ऑन डिजुलेशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज्ड। तो पहला है थ्रू वसूली खाते के माध्यम से, रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से, आरएन खाते के माध्यम से, ड्रॉइंग्स अकाउंट, बैंक खाते के माध्यम से, बैंक अकाउंट, और डी होगा ऋण खाते के माध्यम से, लोन अकाउंट। तो याद रखेंगे बच्चों, साझेदार के पूंजी खाते को बंद किया जाता है बैंक खाते के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा, अगर इसके जगह पर दे देगा कैश अकाउंट के माध्यम से, तो यह भी सही होगा, रोकर खाते के माध्यम से, रोकर खाते के माध्यम से। यानी साझेदारों का जो पूंजी खाता बंद किया जाता है वह बैंक या रोकर खाते के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिजुलेशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर, यानी जब साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है तो गुडविल को ट्रांसफर किस अकाउंट में करते हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है साझेदारों के पूंजी खाते, ऑप्शन नंबर बी है रोकर खाते के क्रेडिट में, ऑप्शन नंबर सी है वसूली खाते के डेबिट में, और ऑप्शन नंबर डी है वसूली खाते के क्रेडिट में। तो आप याद रखेंगे, जो जब किसी फॉर्म का समापन होता है तो गुडविल को ट्रांसफर किया जाता है इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली खाते के डेबिट साइड में। तो ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों होगा वो बिल्कुल भी सही उत्तर होगा, वसूली खाते के डेबिट में, इन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन। जब साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है तो समापन पर ख्याति का ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब दिया है आर्थिक चिट्ठा का रोकर शेष फॉर्म के समापन के समय दिखाया जाता है। जब फॉर्म का समापन होता है तो कैश बैलेंस इन बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिजुलेशन ऑफ फॉर्म, यानी जब फॉर्म का विघटन होता है तो कैश बैलेंस को दिखाते हैं। बच्चों पीछे हमने बहुत बार आपको बताया है, वसूली खाते में नहीं किया जाता है, रोकर खाते बिल्कुल भी सही आंसर है बच्चों। तो 43 का जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, वो होगा बी, रोकर खाते में कैश अकाउंट। पूंजी खाते में नहीं किया जाता, किसी भी खाते में नहीं किया जाता है। तो बैलेंस शीट का कैश को ट्रांसफर करते हैं किस खाते में बच्चों, रोकर खाते में, खाते में रोकर खाते। अब दिया होगा एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है। इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, पार्टनरशिप फॉर्म, नन ऑफ दीज। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, साझेदारी फॉर्म, इनमें से कोई नहीं। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो होते हैं बच्चों वो होता है कृत्रिम व्यक्ति, यानी आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा पर्सन बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सन। अब दिया है पूर्वाधिकार अंश के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ प्रिफरेंशियल शेयर। संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, सी में होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, और डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यहाँ से भी आप 2 नंबर, जैसे एग्जाम हॉल में गए आपको पूछ दिया पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा पूर्वाधिकार अंश मुक्त 2 प्रकार के, यानी और प्रकार है लेकिन 2 प्रकार के पूछेगा तो 2 ही लिखना होगा। तो एक होगा संचयी पूर्वाधिकार अंश और दूसरा होगा असंचयी पूर्वाधिकार अंश, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर संचयी और असंचयी दोनों पूर्वाधिकार अंश के प्रकार है। लिखा होगा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, किसका निर्गमन, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है सममूल्य पर एट पार वैल्यू, प्रीमियम पर एट प्रीमियम, पट्टा पर एट डिस्काउंट, और डी ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों। तो याद रखेंगे बच्चों, अंशों का जो निर्गमन किया जाता है, शेयर का जो निर्गमन किया जाता है वह किया जाता है बच्चों सममूल्य पर और प्रीमियम पर, पट्टा पर अंशों का निर्गमन नहीं करते हैं। याद रखेंगे, नए अंशों का जो निर्गमन होता है वह बच्चों बट्टा पर नहीं किया जाता है। यदि इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाए जो जब्द अंशों का निर्गमन किया जाएगा, इस अंशों का, जब्द अंशों का निर्गमन किया जाएगा, तो जब्द अंशों को हम निर्गमन करते हैं एट पार पर भी, एट प्रीमियम पर भी, और एट डिस्काउंट पर भी। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछे जो अंशों का निर्गमन किया जाएगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, यानी सममूल्य पर और प्रीमियम पर, सममूल्य पर और किस पर, प्रीमियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके सामने, लाभांश
सामान्यतया डॉट डॉट पर दिया जाता है। अधिकृत पूंजी ऑथराइज कैपिटल, निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल और प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। तो याद रखेंगे बच्चों, लाभांश जो दिया जाता है वह आपको दिया जाता है प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल? पेड अप कैपिटल। अब देखिए, जैसे आपको पूंजी है तो यहाँ कौन सा पूंजी होगा? प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल? पेड अप कैपिटल। तो लाभांश किस कैपिटल पर दिया जाता है? तो प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल पर। नया क्वेश्चन होगा आपके पास, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन, देखिए बच्चों आ गया, नहीं कर सकती है। ये बताए थे, जो नए अंशों का जो निर्गमन किया जाता है वो कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, यानी अंशों का निर्गमन किया जाता है 2 ही प्रकार से, चाहे तो सममूल्य पर और या नहीं तो कौन सा? प्रीमियम पर। बट्टा पर हम अंशों का निर्गमन नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या कुछ है? तो नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है कटौती पर, प्रीमियम पर, सममूल्य पर, अंकित मूल्य पर। तो बच्चों किस पर होगा? कटौती पर, यानी नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कटौती पर नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समता अंशधारी कंपनी के डॉट डॉट होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर डॉट डॉट ऑफ द कंपनी। लेनदार यह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। स्वामी, राइट आंसर आपका बी है, यानी समता अंशधारी जो कंपनी के होते हैं वो स्वामी यानी ऑनर होता है, ग्राहक नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। समता अंशधारी कंपनी के बच्चों क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्वामी होते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे बच्चों, अगर आपसे पूछ दे तो अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक समतांश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। यानी मुख्य रूप से अंश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समतांश और पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर और कौन सा शेयर? प्रीफरेंशियल शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके सामने, यह आपका अंतिम क्वेश्चन है आज के मॉडल सेट का। आज हम जो 50 क्वेश्चन के मॉडल सेट 1 लाए हुए थे उसका आज लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अंशधारी प्राप्त करते हैं, कौन प्राप्त करते हैं? अंशधारी प्राप्त करते हैं। ब्याज नहीं, लाभांश बिल्कुल भी राइट आंसर है बच्चों। अंशधारी जो प्राप्त करता है बच्चों वह लाभांश प्राप्त करता है, कमीशन नहीं, लाभ नहीं। तो अंशधारी बच्चों क्या प्राप्त करता है? लाभांश। यदि यहीं पर आपको पूछ दे जो ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, क्या पूछ दे? ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, डिबेंचर होल्डर क्या प्राप्त करता है? तो बच्चों याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ब्याज। यानी ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं ब्याज और अंशधारी प्राप्त करता है लाभांश। तो बच्चों आज का जो मॉडल सेट था उसमें हमने 50 क्वेश्चन को संग्रह करके लाया था, आपको हमने बताया, आप अच्छे से समझे होंगे। 1-2 बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अच्छे लगे तो दोस्तों यारों में खूब शेयर कीजिएगा, जमकर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। कल के वीडियो में मॉडल सेट नंबर 2 लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए।